हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने इंडियन एयरफोर्स इन 10 ईयर्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडियन एयरफोर्स आने वाले समय में 10 के आसपास MQ-9 ड्रोन्स को अमेरिका से खरीद सकती है, उसको लेकर जो न्यूज़ है वो आ गई है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीबन 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को खरीदने की जो डील है उसको फाइनलाइज कर लिया है, जिसमें से 10-10 ड्रोन जो हैं वो तीनों आर्म सर्विसेज को मिलेंगे, 10 एयरफोर्स के लिए, 10 आर्मी के लिए और 10 नेवी के लिए। तो ये जो डील है वो फाइनलाइज हो गई है और इसको लेकर जो फाइनल कॉल है वो अगले हफ्ते होने वाले मीटिंग में ली जाएगी। तो ये जो डील है वो टोटल $3 बिलियन कॉस्ट कर सकती है और ये जो ड्रोन्स हैं वो आर्म्ड ड्रोन्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार ड्रोन्स को ऑपरेट करेगा। इंडिया द्वारा पहले भी ड्रोन्स ऑपरेट किए जाते थे, लेकिन वो रिकॉग्निजेंस रोल के लिए थे। अब ये जो ड्रोन लिए जाएंगे ये रिकॉग्निजेंस भी कर सकते हैं, साथ में अटैक भी कर सकते हैं। तो ये प्रेडेटर बी आर्म ड्रोन्स हैं। ये बहुत कैपेबल ड्रोन हैं, इन पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। एक काफ़ी बड़ा एरिया लंबे समय के लिए ये कवर कर सकते हैं रिकॉग्निजेंस में। साथ में अच्छे खासे वेपन पेलोड को भी कैरी करने में सक्षम है, जिसमें एक बार में ये करीबन 4 हेलफायर मिसाइल को कैरी कर सकते हैं या फिर 2 500 किलोग्राम के जो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं उनको कैरी कर सकते हैं। साथ में थोड़े चीपर जो प्रिसीजन गाइडेड JDAM बॉम्ब हैं उनका भी इंटीग्रेशन इनसे किया जा रहा है, जिनको ये फ्यूचर में फायर करने में सक्षम होंगे। और इनको लिमिटेड एयर टू एयर कैपेबिलिटी भी दी गई है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें ये स्टिंगर मिसाइल को फायर करके अपने आप को बचा सकते हैं। ये यूजुअली हेलीकॉप्टर वगैरह के अगेंस्ट में यूज़ करने के लिए होगा। तो अपने पेलोड के साथ ये 14 से 15 घंटे तक फ्लाई कर सकते हैं। करीबन 25,000 फीट की ऊंचाई पर ये यूजुअली फ्लाई करते हैं, मैक्सिमम 50,000 फीट तक जा सकते हैं। ये 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो प्रेडेटर बी को लेने की बात चल रही है, रिकॉग्निजेंस में इनका जो एंड्योरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। करीबन 40 घंटे तक ये रिकॉग्निजेंस मोड में ऑपरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा फ्यूल पॉड्स वगैरह जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होगा इन ड्रोन के आने के बाद से। और मेनली सर्विलेंस एक्टिविटी जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस की बढ़ेगी। नेवी द्वारा पहले ही 2 ड्रोन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिनको लीज पर लिया गया था। बाकी अटैक रोल में इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी लिमिटेड रहेगी इंडिया के लिए, क्योंकि स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट में ही इनको यूज़ किया जा सकेगा अटैक रोल में, चाहे पाकिस्तान से बात करें चाहे चाइना से बात करें, जिनके चांसेस काफ़ी कम हैं। बाकी अगर इंडिया इन्हें अपने फारकोर एयरबेस से यूज़ करता है अफगानिस्तान मिलिट्री की मदद करने के लिए तो बात अलग है। बाकी इंडिया के ही फॉरेन एयरबेस से रिलेटेड बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं SCO की मीटिंग चल रही है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो भी ताजिकिस्तान में ही है और वहाँ पर उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से बात करी है, यानी कि ताजिकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से। तो ये जो मीटिंग है वो कंडक्ट करी गई है, जिसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करके बताया है कि दोनों के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के संबंध में बातचीत करी गई है। तो ताजिकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाइना अपनी प्रेजेंस को ताजिकिस्तान में बढ़ा रहा है। लेकिन चाइना का जो गोल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो वहाँ पर अपनी प्रेजेंस जो है वो उइगर मुस्लिम के एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल में करने के लिए बढ़ा रहा है। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर रहे हैं, अपने ट्रूप्स वगैरह भी उन्होंने ताजिकिस्तान में डिप्लॉय कर रखे हैं। तो ये एक तरह का चैलेंज है इंडिया के लिए। चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया ने पहले ही ताजिकिस्तान में अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो फारकोर एयरबेस है वो इंडिया का पहला ऐसा एयरबेस है जो इंडिया के बाहर है। तो ये ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे से करीबन 130 किलोमीटर पड़ता है। तो इस एयरबेस को इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट करके दोबारा से बनाया है और फिलहाल के लिए इनको यूज़ किया जाता है जो अफगानिस्तान की हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं उनके रिपेयर और ओवरहॉल के लिए। तो यहाँ पर MiG-29 या फिर Su-30 MKIs को डिप्लॉय करने की भी बात चल रही है। और अगर फ्यूचर में तालिबान के साथ सिचुएशन ख़राब होती है तो हो सकता है इंडिया अपने वॉरप्लेन्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर दे और साथ में पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी इस बेस को यूज़ किया जा सकता है। साथ में एक और बेस जहाँ पर इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है वो ताजिकिस्तान का आइनी एयरबेस है। तो आइनी एयरबेस में इंडिया ने करीबन $70 मिलियन को इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर उनका जो रनवे है
वो 3200 मीटर्स तक बढ़ाया गया है और नए नेविगेशनल इक्विपमेंट वगैरह जो हैं वो लगाए गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि जो इंडिया है वो अपना मिलिट्री बेस आयनी एयर बेस पर भी बनाएगा ताकि जो प्रेजेंस है सेंट्रल एशिया में इंडिया की वो मजबूत हो सके। तो न्यूज़ में जो बात है वो ये है कि ये चीज़ अभी अंडर नेगोशिएशन है और यहाँ पर ट्राइलेटरल बात होनी है तजाकिस्तान, रशिया और इंडिया के बीच में। वहीं पर फैसला लिया जाएगा जैसा कि फारकोर एयरबेस के समय लिया गया था। तो ये सब चीज़ों को अगर देखा जाए तजाकिस्तान के साथ इंडिया को अपने रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत करने चाहिए ताकि सेंट्रल एशिया में जो हमारी रीच है उसको बढ़ाने में तजाकिस्तान हमारा साथ दे सके। बाकी चाइना के प्रेजेंस की बात करें तो चाइना ज़रूर तजाकिस्तान में प्रेजेंट है, पर रशिया भी चाइना पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करता है। तजाकिस्तान में अभी भी रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा खासा है। वैसे भी चाइना का लैंडमास इतना है कि उन्हें सेंट्रल एशिया में घुसने के लिए तजाकिस्तान में बेस की ज़रूरत नहीं है। तजाकिस्तान में उनके ऑपरेट करने का एकमात्र जो रीज़न है वो उइघुर मुसलमान हैं जो कि चाइना से बचकर तजाकिस्तान में घुसते हैं और वहाँ से जो अटैक्स हैं उनको प्लान करते हैं। तो पास्ट में सुसाइड अटैक वगैरह हो रखे हैं चाइना में, तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए तजाकिस्तान में चाइना ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना उचित समझा। तो चाइना की प्रेजेंस तजाकिस्तान में वहीं तक सीमित रहे, ये चीज़ इंडिया को इंश्योर करनी चाहिए और तजाकिस्तान के साथ इंडिया को रिलेशन और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने चाहिए। बाकी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो DRDO द्वारा 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को टेस्ट किया जाएगा LCA तेजस से, जो कि कैपेबल है करीबन 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में। और इनको मेनली बनाया गया है जो रनवे एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में, चाहे बंकर्स हों, टैक्सी ट्रैक्स हों या फिर रेडार्स ही क्यों ना हो। साथ में ये रनवे को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इनको पास्ट में टेस्ट किया गया है हॉक मार्क 132 से और जैगुआर एयरक्राफ्ट से। तो तेजस से एक बार इंटीग्रेट होने के बाद तेजस की जो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है उसमें काफ़ी बड़ा इजाफा आएगा। बाकी जैसा कि हम जानते हैं रफाल का जो सेकंड स्क्वाड्रन है उसे हासीमारा में फॉर्मली इंडक्ट कर लिया गया है। तो इसको नंबर 101 स्क्वाड्रन के अंतर्गत इंडक्ट किया गया है जिसे फैल्कन भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी है जहां पर हमने इस स्क्वाड्रन की हिस्ट्री वगैरह को डिस्कस किया था। तो इस स्क्वाड्रन में ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस साल के अंत तक आ जाएंगे। एक एयरक्राफ्ट जो है वो अगले साल की जनवरी में इंडक्ट होगा। इसी बात पर हम इस अपडेट को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।